मीनू टीवी। राधेपुर नाम के गांव में बिशन नाम का एक ठग रहता था। वो काम तो दूध का करता था, मगर हमेशा लोगों को ठगने के नए नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन वह सुनार के पास गया और उसे एक अंगूठी देते हुए बोला, देखना सेठ जी, ये अंगूठी कितने की होगी? ये अंगूठी सोने की नहीं है, इस पर तो बस सोने का रंग ही चढ़ा हुआ है, फिर इसकी क्या कीमत बताऊं? पर देखने में तो सोने की लगती है। गोल्डन रंग चढ़ा है तो सोने की ही दिखेगी, इसका मतलब सोने की थोड़ी ना हो जाएगी। बात तो आपकी सही है। गोल्डन रंग वाली इस अंगूठी को बेचकर बिशन को कोई पैसा तो नहीं मिल पाता, मगर उसके शातिर दिमाग को ठगी का एक नया तरीका जरूर सूझ जाता है। ये आप गाय को गोल्डन रंग में क्यों रंगने लगे? गाय को सोने की बना रहा हूँ मीना। मैं कुछ समझी नहीं। गाय का दूध बेचकर तो कुछ खास आमदनी होती नहीं है, इसीलिए सोचता हूँ कि सोने की गाय बेचने का कारोबार शुरू कर दूं। मीना उसकी बात का मतलब समझ जाती है और खुश होते हुए कहती है, वाह जी, आपने तो लोगों को ठगने का बड़ा नायाब तरीका ढूंढ निकाला। सोने की गाय बेचकर तो हम माला माल हो जाएंगे और अमीरों की तरह जीवन बसर करेंगे। यह सुनकर मीरा मुस्कुरा देती है और फिर बिशन गाय को रंगने का काम पूरा कर लेता है। अरे, यह तो हूबहू सोने की गाय दिखने लगी। इसे देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि यह साधारण गाय होगी। अब देखना मैं इसे कैसे सोने के भाव बेचता हूँ। अगले ही दिन गांव के लाला सुखालाल की नजर उस गाय पर पड़ जाती है। क्यों रे बिशन, ये गाय सोने की है क्या? ये सोना उगलने वाली सोने की गाय है लाला। पूरी दुनिया में यह एक ही गाय है और वह भी सिर्फ हमारे पास। कमाल है, तुम्हारे पास ऐसी गाय होते हुए भी तुम इतने गरीब हो। हम गरीब कहाँ हैं लाला, हम तो बस गरीबी का दिखावा कर रहे हैं। फिर तो ये गाय मेरी हुई। लाला गाय को खरीदकर फूला नहीं समाता। अब तो घर में सोने के ढेर लग जाएंगे। मैं करोड़पति के साथ साथ सोनापति भी बन जाऊंगा। लाला के जाते ही बिशन दूसरी गाय को रंगता है और उसे बेचने के लिए पास के पशु मेले में जाता है। मेरा नाम रघुवीर है भाई, आपकी गाय तो सोने की गाय लग रही है। हाँ, ये सोना उगलने वाली जादुई गाय है। मैंने इससे जी भरकर सोना पा लिया है और अब मैं इसे बेचना चाहता हूँ। अगर ये सच में ही सोना उगलती है तो मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। उधर लाला सुखालाल को गाय से सोना नहीं मिल पाता तो वह परेशान हो उठता है। 3 दिन हो गए हैं और अभी तक तो इस गाय ने बस गोबर ही किया है, सोना तो उगला ही नहीं। हफ्ते में एक बार उगलती होगी बेचारी, क्या हफ्ता भर सब्र नहीं कर सकते? तुम कहती हो तो ये भी कर लेता हूँ भाग्यवान। रघुवीर भी गाय को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं करता है। 2 दिन हो गए गौ माता, तूने झाग के सिवा मुंह से कुछ नहीं उगला। ये ले फल, मेवे और मिष्ठान खा और थोड़ा सोना उगल दे। देखना मालिक, फल मेवे और मिष्ठान खाकर गाय इतनी खुश होगी कि सारे घर को सोने से भर देगी। तेरे मुंह में घी शक्कर, ऐसा हुआ तो मेरे साथ साथ तू भी अमीर हो जाएगा। इसी तरह पूरा महीना बीत जाता है और गाय से घर में गोबर का ढेर तो लग जाता है, मगर सोने की एक डली तक नहीं मिलती। अब तो पूरा 1 महीना बीत गया, अब तो सोना उगल दे मेरी माँ। हो सकता है कि गाय के पेट में अभी सोना बन रहा हो। जैसे ही सोना बनेगा उगल देगी। क्या थोड़ा और सब्र नहीं कर सकते आप? क्या खाक सब्र करूं? पैसा लुटा लुटा कर और गोबर उठा उठा कर थक गया हूँ, पर ये सोना उगलने का नाम ही नहीं ले रही। उसी समय लाला के घर उसका रिश्तेदार मोहनलाल आ जाता है और लाला उसके सामने सोना उगलने वाली गाय और दूध वाले बिशन का जिक्र करता है। दूध वाले बिशन का जिक्र सुनकर मोहनलाल चौंक जाता है। अरे कहाँ फंस गए तुम सुखलाल, ये दूध वाला बिशन ठग है, ठग। इसके बारे में तुम कैसे जानते हो मोहनलाल? क्योंकि कुछ साल पहले इस कमबख्त को हमारे गांव से धक्के मार कर निकाला गया था।
तभी उर्मिला की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे यह तो साधारण गाय है, इसे तो बस सोने के रंग में रंगा गया था। मैंने इसे नहलाया तो देखो कैसे इसका सारा रंग उतर गया। गाय को देखकर लाला बिशन पर आग बबूला हो उठता है। अब समझा, उस ठग ने मुझे गाय को नहलाने से मना क्यों किया था। अब मैं इस ठग को सबक सिखाकर ही रहूंगा। इस तरह बिशन की ठगी की पोल सबके सामने खुल जाती है और सब, तूने हमारे साथ इतनी बड़ी ठगी की, चुपचाप हम सबके पैसे वापस कर दे, वरना आज जेल की हवा खाएगा बच्चू। जेल के नाम से बिशन घबरा जाता है और फिर उन सब के पैसे वापस कर देता है। शाहपुरा नाम के गांव में महेश नाम का एक लड़का अपने सौतेले भाई भाभी के साथ रहता था। उसका सौतेला भाई तो उसे बहुत चाहता था और उसका पूरा ख्याल भी रखता था, मगर उसकी सौतेली भाभी को वो फूटी आंख पसंद नहीं सुहाता था। एक दिन, भैया, हमारे गांव का सरपंच कबड्डी की टीम बना रहा है, क्या मैं भी टीम में शामिल हो जाऊं? ये तो बड़ी अच्छी बात है छोटे, मैं तो कहता हूँ कि तू कबड्डी की टीम में जरूर शामिल हो। बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी अचानक से भाभी बीच में आ टपकी। काम वाम तो कुछ करता नहीं है, मुफ्त में रोटियां तोड़ता है। कबड्डी खेलने की बजाय खेत में जाकर काम क्यों नहीं करता? बच्चा है, इस उम्र में नहीं खेलेगा तो क्या बूढ़ा होकर खेलेगा? खेत संभालने के लिए मैं अकेला ही बहुत हूँ। सौतेले भाई पर भी ऐसे प्यार दिखाते हो जैसे खुद की माँ का चना हो। देख लेना, एक दिन धोखा ही मिलेगा। निर्मला, आगे से महेश को कभी हमारा सौतेला भाई मत कहना, अगर कहा तो बात बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। मोहन के ये कहने पर निर्मला चुप हो जाती है और उस दिन के बाद मन में ठान लेती है कि आप इस सौतेले को चाहे कितना ही सगा बना लीजिए, पर मैं एक दिन इसे घर से निकाल कर ही रहूंगी जी। इस तरह दिन बीतते जाते हैं और फिर मोहन को कुछ दिनों के लिए अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ जाता है। मोहन के जाते ही निर्मला महेश पर जुल्म ढाना शुरू कर देती है। भाभी, जब से भैया गए हैं आप सिर्फ अपने लिए ही खाना बनाती है और मैं भूख से तड़पता रहता हूँ। मेरे लिए भी खाना बना दो ना। भिखारी की तरह खाना मांगने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर डूब मर। पलकर सांड हो गया है और फिर भी कबा कर नहीं खा सकता। जा, चला जा मेरे घर से और कभी मुझे अपनी शकल मत दिखाना। सौतेली भाभी के इस तरह के कठोर वचन महेश सह नहीं पाता। वह भावुक होकर आत्महत्या करने का निर्णय लेता है और फिर एक जंगल की तरफ आ जाता है। ऐसे जीवन से तो मरना ही भला है, क्यों न मैं इस झरने में कूदकर अपनी जान दे दूं? महेश यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर झाड़ियों में फंसे एक खरगोश पर पड़ जाती है और वह, अरे ये तो बुरी तरह फंस गया है, इसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। यह कहते हुए वह झाड़ियों में फंसे खरगोश की मदद करता है और फिर उसे देखकर इतना खुश होता है कि खुद के मरने की बात तो भूल ही जाता है। इस तरह शाम हो जाती है और उसे जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। अब क्या होगा? जंगली जानवर तो मुझे मार ही देंगे। यहाँ तो सिर छिपाने के लिए कोई आश्रय भी दिखाई नहीं देता। यह सोचते सोचते उसकी नजर एक खाली माचिस पर जाकर अटक जाती है। काश ये माचिस मेरे लिए घर बन जाए तो सब समस्याएं अपने आप हल हो जाएं। महेश के ये कहते ही माचिस अचानक से बड़ी होने लगती है और एक आलीशान माचिस घर में बदल जाती है। इसके साथ ही घर के आसपास स्विमिंग पूल और उद्यान भी प्रकट हो जाते हैं। इस तरह महेश को जंगल में रहने के लिए एक सुंदर ठिकाना मिल जाता है और वह इस घर में रहने लगता है। फिर कुछ दिन बाद फॉरेस्ट वाले उधर आते हैं तो इस जगह को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे कितनी नायाब जगह है, ये तो जंगल की सैर करने वालों के लिए बेहतरीन पर्यटन स्थल बन सकती है। महेश फॉरेस्ट वालों का अच्छे से आवभगत करता है और फिर उनकी मदद से महेश का वह माचिस घर शहर के लोगों के लिए पसंदीदा पर्यटन स्थल बन जाता है। दूर दूर से पर्यटक वहां आने लगते हैं
और कुछ ही दिनों में महेश बहुत अमीर हो जाता है। सुनो भाई, ये जगह आपको अच्छी तो लगी ना? बहुत अच्छी लगी, स्वर्ग से सुंदर जगह है। फिर अखबार और टीवी वाले भी यहाँ पहुँच जाते हैं और महेश के इस अनोखे माचिस घर की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल जाती है। अखबारों में इस घर के साथ महेश की फोटो छपती है और अखबार में छपी महेश की फोटो को देखकर मोहन की आंखों से खुशी के आंसू छलक आते हैं और वह छोटे, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा रे। मुझे माफ कर दो भैया। माफ तो मुझे कर दे महेश। नहीं भाभी, बड़ों का छोटों से माफी मांगना शोभा नहीं देता। आप दोनों मेरे लिए आदरणीय हैं। कितना भला है रे तू, भगवान तुझे सदा खुश रखे। इस तरह महेश फिर से अपने भाई और भाभी से मिल पाता है और सब खुशी खुशी उस जादुई माचिस घर में रहने लगते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।